ज्यांनी आपल्याला अनमोल मार्गदर्शन केला, रमेश चांदजी, नीति आयोगाचे सदस्य संदीपजी, राजनजी, देडियाजी, सर्व इथे जमलेले विविध कंपन्यातून, विविध क्षेत्रातून आणि विशेषतः आपला हा कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश आपल्या राज्यामधला शेतकरी, त्याच्या मालावर होणारी प्रक्रिया, त्याला मिळणारा मार्केट आणि त्याला जोडून आपण काही करू शकतो का, यासाठी खरं म्हणजे रमेशजींनी इतका सुंदर शब्दामध्ये त्याचं वर्णन केला. हिंदीमध्ये होता, पण मराठी माणसाला हिंदीमध्ये बोलतानाही मजा येते. मी हिंदी बोलणारा होतो पहिले, आता मलाही हिंदी बोलण्यासाठी अडचण येते. उपस्थित सन्माननीय सर्व सभासद, BCCIचे सर्व जमलेले माझे मित्रांनो, आज मला आनंद होतोय का स्वतः नैसर्गिक या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्याला सर्वाला, सगळ्यांना अन्न पुरवण्याच्या बळीराजाचं अभिवादन करण्याला आपल्या सोबत संवाद साधणं सुरू करतोय. कारण की आपला शेतकरी जो आहे, या शेतकऱ्याच्या अनेक अडचणी आहेत. मी कृषी मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी एक दिवस बळीराजासोबत आमचे कलेक्टर, कमिशनर, तहसीलदार, BDO किंवा कृषी अधिकारी, आपण त्या शेतकरी बांधवाला निराश होण्याची कारण शोधावी लागल. त्याला जास्त खर्च येतो, उत्पन्न कमी येतो, त्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजीच्या जी कार्यपद्धत आहे ही शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणं फार आवश्यक आहे. त्यासाठी आमचा विभाग, आमचे विद्यापीठ, आमचे सायंटिस्ट, आमचे प्रोफेसर, आमची लोक अत्याधुनिक पद्धतीची बी बियाणे कसे येतील आणि कमी दिवसामध्ये जास्त उत्पन्न देणारे, कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न घेणारे आणि त्यासोबत त्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणारे आपल्यासारखे उद्योजक, ज्यांनी देशभर, जगभर आपल्या शेतकऱ्याला, आपला महाराष्ट्र, आपला जिल्हा जास्तीत जास्त आजकाल जरा थोडाफार मोबाईलच्या माध्यमातून आपल्यापेक्षा जास्त समजण्याचा प्रयत्न शेतकरी करत नाही, पण शेतकऱ्याचा नातू, शेतकऱ्याचा मुलाचा मुलगा, तो त्याच्यामध्ये हुशार असल्या कारणाने टकटक टकटक बोलतो, बाबा असं आहे, बाबा तसं आहे, बाबा हे आहे, बाबा ते आहे. अशा पद्धतीने थोडंफार मला जे फरक दिसतोय या बळीराजामध्ये हा निश्चित आहे. परंतु याच्यासाठी अजून काही चालना देण्यासाठी आता नीति आयोगासारखा महत्वाची कामं ही जी आहे आपले रमेशजी चांदजी यांच्याकडे आहे आणि नीति आयोगाचा मुख्यमंत्री महोदयांनी मला त्यावेळेस बोलले का आम्ही पंतप्रधान महोदयांच्या नीति आयोगाच्या मीटिंगला गेलो, त्या ठिकाणची परिस्थिती, नीति आयोगाचे डायरेक्शन, तेल सारखा आपल्याकडे एक काळ होता का लाखो तेल घाणे होते आणि गावामध्ये तेल तयार होत होता. आज अशी परिस्थिती आहे की 70% तेल आम्हाला बाहेरून मागावं लागतं. त्यासाठी आपल्या देशामध्ये जी काही अडचण निर्माण होते, शेवटी आपली करन्सी बाहेर गेल्यानंतर त्याचे परिणाम देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर पडतो, याच्यामध्ये कुठंच शंका नाही. यासाठी आपल्याला काही प्रयोग करता येईल का, आम्हाला काही आमच्या डिपार्टमेंटच्या वतीने आम्ही कालच मीटिंग घेतली. 7 तास आमचे सर्व विभागाचे अधिकारी त्यांचे मीटिंगा घेऊन मुख्यमंत्री महोदयाचा आदेश आहे का आपला शेतकरी सक्षम व्हायला पाहिजे. शेतकरी एक पिकाच्या ऐवजी 2 पिकं घेणारा व्हायला पाहिजे. दांडाने पाणी देण्याचे दिवस गेले. आता ठिबक, स्प्रिंकलर, वॉटर गन या नव्या टेक्नॉलॉजीने कदाचित शेती केली तर त्या शेतकरी बांधवाला आपल्या शेतामध्ये आंतरपीक घेता येईल का. आंतरपीक घेताना पूर्वीचे पहा तुम्ही, उडदीची डाळ असेल, मुगाची डाळ असेल, काही छोटे छोटे पीक असेल ते आपण घेत होतो. आता शेतकरी त्याच्यापासून थोडा दूर चाललाय, मग त्याच्या उत्पन्नामध्ये घट होती आणि उत्पन्नामध्ये घट झाली का तो निराश होतो. निराश झाला का मग टोकाची भूमिका, आत्महत्यासारखा हत्यार जो काही त्याचा परिवार उद्ध्वस्त करून टाकतो. अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपल्या ज्या कंपन्या आहे, या मुंबईचे जे प्रमुख इथे व्यापारी आहेत, या चालना देणारे अनेक कंपन्याचे CEO आहेत, मालक आहेत, सर्वांना माझी विनंती राहील का आपल्याला हे जे नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काही करता येईल का. आपण जे करू लागलो त्याला भविष्यामध्ये काही रूपरेषा आणि दिशा द्यायची असेल तर संबंधित फार्मा प्रोडक्शन संबंधित कंपन्या ज्या आहे
यांना आपण सरकारकडून काय मदत करू शकता का? परंतु इतका सुंदर शब्दामध्ये रमेशजीने सांगितलं की सरकार हा किती सपोर्ट करेल याची लिमिट असते, परंतु प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने द्यायला पाहिजे. मी हे बोलणार नाही का मी कृषी मंत्री आहे आणि सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीमधून तुमच्यासाठी किंवा शेतकऱ्यासाठी हे मोठ्या प्रमाणावर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाचं नियोजन आहे का आपण यावेळेस या बजेटमध्ये शेतकऱ्याचा बजेट म्हणून कसा देता येईल याच्यावर विचार महाराष्ट्र सरकारचा चालू आहे. आताच मुख्यमंत्री महोदयाच्या संदेशामध्ये आपण पाहिलं का त्यांचे एक सामान्य शेतकरी कुटुंबाचा माणूस ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो तर शेतकऱ्याची सर्व जाणीव त्यांना आहे. शेतकऱ्यांच्या बद्दल अनेक त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेणं, त्याच्यावर उपाययोजना करणं, सरकारच्या वतीने काय करता येईल, देशामध्ये असलेला नरेंद्र मोदी साहेब सारखा पंतप्रधान या देशाला लाभलेला आहे त्यांच्या माध्यमातून आपल्या राज्याला अधिकची मदत कशी मिळेल, हे जे बसलेले अनेक अधिकारी आहेत याने अनेक वर्ष आपल्या त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रयत्नाने त्यांनी जरूर प्रयत्न केला, परंतु सर्वांना थोडा थोडा खारीचा वाटा आपण मदत केली तर निश्चित आपण शेतकऱ्याला भविष्यामध्ये सक्षम करण्यासाठी मदत करू शकतो. आपण इथलची एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर आपल्याकडं एक जमाना होता की एकूण घरगुती उत्पादनाची जी GDP होती ही यांचा वाटा आता 12% इतका राहिलेला आहे. एक काळ होता का 50% आपला त्यांचा वाटा होता. आज ती परिस्थिती नाहीये. लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचे कसं आहे, एक काळ होता की त्या काळामध्ये जेवणाला अन्नधान्य नव्हतं. त्यावेळेस गोयलजी आपण परेशानी पाहिलेली आहे. त्यावेळेस आपण रासायनिक खताचा वापर केला किंवा अजून अत्याधुनिक पद्धतीचे नवीन बी बियाणे आणले, व्हरायटी आणले आणि उत्पन्न वाढवलं. परंतु उत्पन्न वाढवल्यानंतर काही परिणाम आपल्याला पंजाबमध्ये किंवा हरियाणामध्ये पाहायला मिळतात का मोठ्या प्रमाणावर कॅन्सरचे पेशंट त्या ठिकाणी राहतात. त्यासाठी प्राईम मिनिस्टर महोदयांनी आणि अमित शहा साहेबांनी निर्णय घेतला की नैसर्गिक शेती याच्याकडेही आम्हाला शेतकऱ्याला वळवावं लागेल, शेतकऱ्याला त्या पद्धतीने त्याला मदत करावं लागेल आणि त्याला मदत केली तर त्याचं उत्पन्न कमी असला तरी भाव जास्त आहे. आपण ज्या शेतीमध्ये काही लोक पूर्वी नवीन हायब्रिड शेती आली, हायब्रिड बी बियाणे आले, हायब्रिड खाऊ लागले, त्याला रासायनिक, त्याला औषधाचा फवारा आणि त्याचं वाढ आणि हे सर्व पाहायला तर त्या काळाची गरज होती. परंतु आता आपल्याला परत नैसर्गिक शेतीवर यावं लागेल आणि 10 लाख हेक्टर पर्यंत आपला टार्गेट झालेला आहे. 25 लाख हेक्टर करायचं आहे. असाच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जी ऑनलाईन मिटिंग त्यांची अमित शहा साहेबांसोबत झाली त्यांनी प्रॉमिस केला, त्यांना वचन दिलं की ठीक आहे मी याला चालना देऊ आमच्या राज्यामध्ये. परंतु एकट्याने चालना होणार नाही. त्यांचा जो माल ते पिकवतात त्या पिकवलेल्या मालाला तुम्हाला मार्केटिंग करावं लागेल, तुम्हाला त्याच्या भावाच्या बद्दल चिंता व्यक्त करावं लागेल. त्याचं उत्पन्न कमी बी आला, नैसर्गिक शेतीचा उत्पन्न कमी येणार याच्यामध्ये काही शंका नाही, परंतु तो आपल्या शरीरासाठी जो स्लो पॉइझन म्हणून आपण आजचं अन्नधान्य खाऊ लागलो त्याला थांबवण्याचं काम, त्याला रोखण्याचं काम आपण मोठ्या प्रमाणावर करू शकतो. आपण इथे जमलेले इतके तज्ज्ञ आहेत, इतके मोठ्या व्यवहारामध्ये, व्यवसायामध्ये, व्यापारामध्ये शेतकऱ्यांच्या ज्या कंपन्या आपल्याला संबंधित आहे त्याला चालना देण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. आणि पुढील काळात भारतीय मसाले असेल, भाज्या असेल, फळं असेल, ह्या छोट्या गोष्टी आहे, परंतु आपण शेतकऱ्याच्या मालाला आता आमच्याकडे जालना आहे, जालनाला ड्राय पोर्ट होऊ लागला. तो ड्राय पोर्ट झाला का तिथून आमचा मराठवाड्याचा माल तयार झाला का लगेच डायरेक्ट मुंबईला येईल. मुंबईपासून गेला का कुठेतरी श्रीलंका असेल किंवा बांगलादेश असेल इथपर्यंतही गेला. इथेही त्याची त्या ठिकाणी त्याला आम्ही नितीन गडकरी साहेबांची माझी मीटिंग नागपूरला झाली आणि नागपूरला त्यांनी सुचवलेल्या अनेक सूचना त्याच्यावर आपण काय करू शकतो, कशा पद्धतीने करू शकतो याचाही विचार करण्यासाठी आपल्या राज्यामधल्या एकंदरीत आपण पाहिलं तर 1984 मध्ये 5.5 लाख तेलाचे घाणे होते. 5.5 लाख. आज किती आहे? 50,000. म्हणजे तेल आपल्याला बाहेरून मागवायचं. मी तेलावर जे बोलू लागलो त्यासाठी आमच्या बी ज्या विद्यापीठ आहेत त्याच ठिकाणी असलेले तंत्रज्ञान करणारे किंवा प्रोफेसर असतील किंवा सायंटिस्ट असतील यांच्या माध्यमातून काही आपल्याला करता येईल का त्याच्याबद्दलही आमचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न आहे. सरकारच्या वतीने आपले जे छोटे उद्योग करणारे किंवा फार्मर कंपनी आहेत
यांना काही चालना देता येईल का, यांना काही सपोर्ट करता येईल का, यांना सपोर्ट केल्यानंतर शेतकऱ्याला आपोआप सपोर्ट होणार. फक्त एकट्या शेतकऱ्याला सपोर्ट देऊन चालणार नाही. शेतकरी जो माल पिकवतो त्याच्यावर जे प्रक्रिया करतात या लोकांनाही मार्केटमध्ये पुढे व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काही मदत करता येईल का याच्याबद्दलही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाशी मी बोललो. फक्त एकच बाजू नाही आहे, शेतकऱ्याला मदत करायची, शेतकऱ्याला साधन द्यायची, ट्रॅक्टर द्यायचे, अवजारं द्यायची किंवा बी बियाणे कमी भावामध्ये द्यायची, स्वस्त द्यायची, हा एकटा मुद्दा नाही. पण त्यांनी जे माल पिकवलं त्याला विकण्यासाठी जे मार्केट पाहिजे त्याची मार्केटिंग करायला पाहिजे. देशामध्ये असेल, विदेशामध्ये असेल, राज्यामध्ये असेल, आपल्यासारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर करू शकतात. कारण की आपण दोन्ही दृष्टिकोन आहे. शेतकरी बांधव बी जिवंत राहायला पाहिजे, कंपन्याही व्यवसाय करायला पाहिजे, त्याच्या मालाला चांगला भाव बी मिळाला पाहिजे आणि भविष्यामध्ये त्याच्या अडीअडचणी ज्या असतील, इथे बसलेले हे पाचही लोक हे माझ्यापेक्षा कितीतरी पटीने हुशार आहे. कारण की यांचं पूर्ण आयुष्य, आम्हाला कसं असतं का एक सरकार आला का त्यावेळेस एक खाता मिळतो, दुसरा सरकार आला दुसरा खाता दिला जातो. तसं गोयल साहेब बी तसेच होते. ज्या वेळेस अधिकारी होते, कलेक्टर होते, कमिशनर होते किंवा सेक्रेटरी होते, चीफ सेक्रेटरीच्या, म्हणजे यांनी इतकं काम केलेलं आहे की त्यांचा काम आपण पाहिला तर मोठ्या प्रमाणावर आज नीति आयोगाच्या माध्यमातून चंद्राजी जे काम करू लागले, म्हणजे आप जो काम करते हैं उस काम की सारे देश भर में दुनिया के गिने चुने लोगों में का एक टैलेंट ब्रिलियंट आदमी अपने पास आया. ये मेरे जैसे एक कार्यकर्ता का भाग्य है कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि आप उस मीटिंग को जाओ, उनका मार्गदर्शन लो, वो किस तरह से उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो आइडिया है, वो आइडिया के हिसाब से महाराष्ट्र क्या कर सकता है, महाराष्ट्र ने क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र का किसान सक्षम होने के लिए, महाराष्ट्र के किसान के ऊपर जो प्रक्रिया करने वाली हमारी कंपनियां हैं, 4000 कंपनियां से ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसकी अमलबजावनी करते समय उत्तर प्रदेश हमारे से थोड़ा आगे पीछे होगा. लेकिन महाराष्ट्र का यहाँ का किसान जो बड़े पैमाने के ऊपर गन्ना होगा क्यों चावल होंगे या फिर मक्का होगी, कपास होगा, ऐसे छोटे छोटे, अभी तो फल फ्रूट की तरफ भी बड़े पैमाने के ऊपर जा रहा है, उसके लिए भी हम कुछ कोशिश जरूर कर रहे हैं. लेकिन आपका मार्गदर्शन उसके लिए बहुत हमको अनमोल है. नीति आयोग कोई छोटी चीज नहीं है. देश का सारा दुनिया से कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ एक संस्था है. उसके माध्यम से मिलने वाली मदद, उसके माध्यम से हमारे राज्यों को मिलने वाली ताकत और उसको जोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर साहब या अमित शाह साहब होंगे या हमारे चंद्रा जी होंगे, सभी यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर हमको किसान को सक्षम करने के लिए क्या करना पड़ेगा. किसान का जो माल है, बहुत इतनी चीजें हैं कि हमने कितने भी बोले तो वक्त इतना नहीं है, क्योंकि आपको भी और भी आपका ये सेशन 2 दिन चलने वाला है और ये लगातार टप्पे टप्पे से आपको ये सारी चीजें बताना है, सारी चीजें लोगों तक ले जाना है और सारी चीजों का इस्तेमाल तुमने करने के बाद हमको जो आप आइडिया देंगे उसकी अमलबजावनी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के हमारा पूरा कृषि विभाग इसके अंदर तंतोतंत कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, उसको यशस्वी करेगा और निश्चित इससे हमारे राज्य का जो किसान है वो सक्षम होना चाहिए. यही हमारी अपेक्षा रहेगी. हमारे वहाँ के ये उद्योग करने वाले लोग हैं वो भी सक्षम होना चाहिए. उनके माध्यम से किसान को राहत मिलना चाहिए, किसान के माल को सही भाव मिलना चाहिए. ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन हमको जूनी पुरानी सिस्टम भी बदलना होगी. और वो सिस्टम बदलने के लिए आज दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, राज्य के अलग अलग भाग है, आदिवासी भाग अलग है, मेलघाट में जाएंगे तो वहां की परिस्थिति अलग है. उसके बाद में हम थोड़ा नीचे आएंगे तो नागपुर विभाग की साइड, उधर के लोगों की परिस्थिति अलग है, मराठवाड़ा अलग है, उत्तर महाराष्ट्र अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र अलग है, कोकण अलग है. ये अलग अलग एरियो में अलग अलग किसान जो अपनी फसलें लेता है, जो हमारा पीक लेता है, जो बनाता है, जो तैयार करता है, आपके माध्यम से उसको मार्केटिंग मिलती है और मार्केट के तौर तरीके से उसको 2 रुपए थोड़ा सिलक भाव मिलना चाहिए. यही हमारी अपेक्षा रहती है. और ये सारी अपेक्षाएं आज हमको थोड़ी देर में तो समझना इतना आसान नहीं है. हमारे अधिकारी भी कुछ यहाँ के बैठे, उनका काम आपका सब कुछ सुनना
उसके संगात हमारे पास संगात बैठना और हमको बैठ के मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के इसके ऊपर निर्णय लेना कि ताकि ऐसी जो सम्मेलनें होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसा जो हमारे पास बड़े पैमाने पे इतने लोग यहाँ जब आते हैं तो इनकी भी अपेक्षा रहती है कि हमको सरकार के अंदर तुमको क्या दुश्वारी है, तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके बीच में का रास्ता क्या काटना चाहिए, कैसा काटना चाहिए, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होते हुए सरकार की तरफ से क्या मदद मिलना चाहिए। तुम जो किसान को मदद करते हैं, किसान के माल को मार्केटिंग करके देते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ किसान ऐसे हैं कि अगर घी लिए तो सब बहू लेते हैं, कुछ लोगों ने अगर भात लिए तो चावल ही लेते हैं, कुछ लोगों ने कपास लिए तो सब लोग कपास ही लेते हैं। और इसलिए अगर देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की अलग अलग डिमांड रहती है और वो कम ज्यादा हो गई तो फिर भाव गिर जाते हैं। एक बार भाव गिर गए तो फिर वो किसान को ही उसका सब चीज, हमारे वहां के कुछ किसान भाई, मैं गए साल में मुझे अच्छी तरह याद है 10,000 10,500 तक कपास का भाव हुआ। वो बोले 11.5-12 तक जाएंगे। मैं बोला देखो अब उसका अंतिम समय आ गया, उसको देना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने घर में रखा और घर में रखने के बाद में फिर वो पीला हो गया। फिर उसकी वो दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कितनी जगहों के ऊपर किसान का माल कौन से एरिया से कितना आने वाला है, उसका छोटा बड़ा हमारा विभाग की तरफ पूरा डायग्नोस रहता है, पूरी उसकी मालूमात रहती है, उसके ऊपर उपाय योजना काढ़ी जाती है। और वो उपाय योजना के लिए अभी सही मायनों में कृषि संशोधन का परिणाम काफी धीरे धीरे चल रहा है। वो भी इतना फास्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। परिवर्तन सहयोग के माध्यम से आगे चल के उससे सही आपकी सोच, जो आपके विचार है, वो आपके माध्यम से केंद्र सरकार की वजह से हमारे ऐसे स्टेट को, या और भी स्टेट है देश में, अलग अलग राज्य है, अलग अलग उनका उत्पादन काम करने की क्षमता है, जो नीति बना रहा है उसके अंदर किसानों को क्या राहत मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, उसको सक्षम कैसा किया जाएगा, उसको और सक्षम करने के लिए हम क्या मदद करेंगे, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, व्यापारियों का, हमारे ये उद्योगपतियों का, जो बिजनेसमैन का, इनका योगदान क्या रहेगा। इसको सबको अगर हमने एक जगह लाया तो मुझे लगता है क्या सोयाबीन जैसा मार्केट में आप राष्ट्रीय आयात नीति में कुछ शंका होने से, बिल्कुल लोगों को शंका होती है, लेकिन उसके बारे में भी हमको सोचना होगा। क्या ये जो सोयाबीन है, ये सोयाबीन को व्यापारी को जो कम दाम मिलता है तो उसको कितने भाव मिलेंगे, कब मिलेंगे। हमारी सरकार की यंत्रणा भी है, केंद्र सरकार का भी खरीदी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, हमारी खरीदी लेट चालू होती है जब किसान के खेत में से घर में माल आता है, जब उसको भाव नहीं रहता है, फिर व्यापारी कम भाव में खरीद लेता है। उसके बाद जब भाव बढ़ते हैं और हमारी खरीदी चालू होती है तो हमारी सरकार की खरीदी केंद्र सरकार की होगी या राज्य सरकार के माध्यम से खरीदी, तब किसान का माल तो व्यापारी के पास होता है। लोग बोले व्यापारी के लिए इन्होंने बढ़ाया है, हालांकि वो मकसद नहीं रहता है। आज हमारी गोडाउन की क्षमता कम है, उसके लिए भी अपन ने अलग अलग, हमने 3-4 योजना के बीच बाला साहब के नाम पे स्मार्ट एक ऐसा किसानों के लिए एक नया प्रोग्राम लाया है कि उससे 100 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे और उसको सक्षम करने का काम होगा। पोखरा जैसी योजना लाए, उसको 4,000 करोड़ रुपए हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है कि किसान को सक्षम करने के लिए। पोखरा जैसी भी एक अच्छी योजना लाई गई कि हमारे 16 जिले जो है, मराठवाड़ा और विदर्भ कि यहाँ के 16 जिले जो है, जो वहाँ का किसान आत्महत्या करता है, वहाँ का किसान जो परेशान होता है, उसको सारी मदद करने का काम हमारे पास से पोखरा के अंतर्गत हो रहा है। ऐसे आपके डायरेक्शन में जो भी बदलाव करना है तो बदलाव सिर्फ अनुदान से नहीं होगा, बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको अमल में लाना होगा। और अमल में लाने के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर होना जरूरी है। और ये जो करने के लिए आपको जो भी दिक्कतें, आपको जो भी अपेक्षाएं महाराष्ट्र सरकार से है, तो ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों भी किसान को सक्षम करने के लिए व्यापारियों का कितनी मदद रहेगी, उद्योगपतियों की क्या मदद रहेगी, वो कैसा कर सकते हैं, उनको क्या अपेक्षित है, सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा है, सरकार वो अपेक्षा कैसी पूरी कर सकती है। ये सारी चीजें मैं जो आपके सामने बता रहा हूँ वो यकीनन ऐसे जो बैठे हुए हमारे यहाँ अनेक कई वर्षों से उनका अनुभव है और उनका फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है, हमारे महाराष्ट्र को भी होगा। महाराष्ट्र के अंदर जब भी
अभी कभी आसमानी संकट आता है, आसमानी संकट ऐसा होता है कि उससे सब क्वालिटी गिलिटी क्वांटिटी सभी बदल जाती है। आपने देखा गए इस बारी को हमारा जुलाई अगस्त में जो काफी बारिश हुई, बारिश होने के बाद में 27 लाख हेक्टर जमीन के ऊपर का पूरा माल नष्ट हो गया। सरकार ने मदद की, 1 हेक्टर के बजाय 2 हेक्टर की, जो हमारा एनडीआरएफ के नियम है उससे दुगना दिए, लेकिन इतना दुगना देने के बाद में भी किसान की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से वक्त पे पानी गिरना और उनको सही पानी मिलना और उसके हिसाब से उसको उत्पन्न होना, उसके हिसाब से उसको नफा होना, वो नहीं हुआ तो फिर निराश होता है। फिर निराश के कारण अलग अलग है। उसके लिए भी हमारी बैंक गारंटी हमने जो दिया है कि 3 लाख रुपए तक अपन जो कर्ज देंगे उसका ब्याज वो किसान को नहीं भेजना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग व्यवहार में भी किसान जब लोन लेने जाता है तब उसको इतनी आसानी से कर्ज या लोन नहीं मिलता है। व्यापारी जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है, उसका बिजनेस का, उसकी कंपनी का, उसको बहुत आसानी से वहां कर्ज मिलता है। किसान को देखने का अंदाजा लोगों का ये हो गया है कुछ बैंकों का कि किसान अगर कर्ज लिया वो वापस ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले ऐसा कुछ घड़ा है, पहले ऐसा कुछ हमने देखा है और हमारे पिछले 10-20 साल 25 साल का अगर हमने अनुभव लिया तो इसलिए अभी तो केंद्र सरकार ने नियम बना लिया, कानून बना दिया कि आप कोई किसान की कर्ज माफी नहीं होगी। किसान को कर्ज माफी नहीं होना, इसलिए तो उसको बगैर ब्याज के 3 लाख रुपए तक उसकी जमीन 1 हेक्टर होंगी, 2 हेक्टर होंगी, 3 हेक्टर होंगी, जितनी जमीन है उस जमीन के हिसाब से कौन सा पीक ले रहा है, वो पीक को कितना कर्ज मिलना चाहिए, ये सारी चीजें अपने अपने लेवल पे जिला अधिकारी होंगे, कृषि अधिकारी होंगे, डीडीआर होंगे, एआर होंगे, तहसीलदार होंगे, ये सारे लोग नीचे के लेवल पे करते हैं, लेकिन उतनी उनको मदद नहीं मिलती। ये भी कोई किसानों ने, हमने एक दिन किसान भाई के संग ये जो शुरुआत की है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसको सक्षम करने के लिए आपके पास भी यहाँ बैठे हुए जो हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके पास भी बहुत कुछ है और वो बेचारे जिंदगी भर अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से लोगों को सक्षम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चार्ज है ही, लेकिन उसको नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसको नई खेती करने का, कैसी खेती करना है, कब खेती करना है, कौन से हवामान में करना है, उसकी जो मिट्टी है उसको तपासा जा रहा है कि इसमें कितना क्षार है, कितना खार है, कितना बाकी के जो कोई पोटेश है, ये सारी चीजें होने के बाद में उसको हम किसान को उतना मार्गदर्शन हमारा कृषि विभाग करता है, कब उन्हें कितना पीक लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसकी भी लिमिट होना, नहीं तो हजारों लाखों हेक्टर एक ही माल लेंगे तो उसको भाव नहीं मिलने वाला, ये जाहिर है। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो छोटी छोटी चीजें भी अगर हमने उनको अगर सक्षम करने के लिए मदद की तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हम परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने पत्थर उछाला वो आसमान को छेद होने वाला है, लेकिन कोशिश तो किसको ना किसको करना पड़ेगी। ये हमारा एक चमन है, वो बोलते ना, माना कि इस चमन को गुलिस्तान ना बना सकेंगे, लेकिन जिस राह से हमारा किसान भाई चलेगा उसके कांटे जरूर दूर करेंगे। हम थोड़ी कोशिश करना होगी और ये कोशिश जरूर सब मिलके करेंगे। हमारे जितने यहाँ लोग, जो भी हमको महाराष्ट्र सरकार को, जो भी जैसी भी उनकी नीति है, उनको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, उससे क्या फायदा होने वाला है, कौन सा नुकसान कम होने वाला है, ये जितनी सूचनाएं देंगे उसमें आने वाले मार्च का जो बजट होगा उसके अंदर हम भी कोशिश करेंगे कि मार्च के बजट में सरकार को अपना बजट पेश करते समय वहाँ का किसान उसको सामने रखते हुए त्याला समोर ठेवूनच आपल्याला पुढच्या राजकारणाच्या रूपरेषा आणि दिशा ठरवल्या जातात। कारण की आपला शेतकरी हा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे, त्याला पुढे भविष्यामध्ये सक्षम करण्याचं काम आणि त्याला तुमच्या माध्यमातून अजून कसं सक्षम करता येईल, शासनाच्या वतीने काय करता येईल, केंद्राच्या वतीने काय करता येईल, राज्याच्या वतीने काय हे जरूर आपण प्रयत्न करू। धन्यवाद, आदाब, सलाम, राम राम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।